गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है। कार्लो.इन आंसर्स एट 5 के एक और मज़ेदार एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग डेली ये मेरा शो देखते हैं 5 बजे। बड़ी मोटिवेशन मिलती है। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को कि आप लोग इसकी सराहना करते हैं, बड़े सारे मुझे कमेंट्स देते हैं। और कल हम लोगों ने मिड वीक कैप्सूल के कवर किया था। पूरे मिड वीक तक क्या क्या खबरें थी, क्या क्या खबरें नहीं थी, क्या ऑटोमोबाइल में हॉट चल रहा था, क्या ऑटोमोबाइल में मिसेस चल रहे थे, तो वो सब हमने कल कवर किया। व्हाट आई वांटेड टू शोकेस टुडे, हमने लास्ट फ्राइडे को ना एक बहुत बढ़िया सेगमेंट किया था, फ्लॉप कार्स इन इंडिया, जितनी भी गाड़ियाँ थी। आज मैंने सोचा एक मज़ेदार और डिबेट करने लायक टॉपिक लेके आऊँ, विच इज़ कॉल्ड द फ्लॉप एसयूवीज इन इंडिया। ज़्यादा नहीं है, 5 ऐसी गाड़ियाँ, उनके बारे में बात करूँगा जिनका पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा था, बट प्राइसिंग और टाइमिंग रॉन्ग थी, इसीलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुली इंडिया में चल नहीं पाई। बहुत बढ़िया गाड़ियाँ थी ये, एंड एज अ प्रोडक्ट इंटरनेशनली काफ़ी हिट थी ये, इनमें से कुछ गाड़ियाँ। और कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो इंडिया में ऑलरेडी हिट थी, उनके आधार पे दूसरे ब्रांड ने जो गाड़ी बनाई वो उस ब्रांड की तो बिकती रही, इस ब्रांड की बेचारे की फ्लॉप हो गई। बट कोई बात नहीं, यही गलतियों से ही ब्रांड्स ने आगे आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इंडिया की कहाँ से कहाँ, वर्ल्ड के एक लेवल पे, पूरे विश्व में एक बहुत ही अच्छे स्तर पे ले गए हैं ऑटोमोबाइल ब्रांड सारे हमारे। मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, द फ्लॉप एसयूवीज इन इंडिया। तो पहले हम लोग बात करेंगे शेवरले फॉरेस्टर की। शेवरले फॉरेस्टर एक बहुत ही पॉपुलर वर्ल्ड कार थी, जिसे वर्ल्ड में बोला जाता था सुबरू फॉरेस्टर। अब सुबरू एक ऐसा ब्रांड है जिसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स कार्स आती हैं, काफ़ी प्रचलित ब्रांड है। और ये सुबरू फॉरेस्टर को इंडिया में शेवरले फॉरेस्टर के नाम से लॉन्च किया। काफ़ी अच्छी इसका रिस्पॉन्स आने की उम्मीद थी जनरल मोटर्स को, शेवरले को। एंड जब ये पहली बार मार्केट में उतरी, इसने प्रीमियम एसयूवीज की एक फाउंडेशन रखी। उस टाइम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था प्रीमियम एसयूवीज में। स्पेशली जो लग्जरी प्रीमियम ब्रांड थे, उनकी एक आधी गाड़ी कोई आती थी तो आती थी, और वो भी बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड होती थी, क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम लग्जरी एसयूवीज सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट होती थी। तो शेवरले ने डिसाइड किया एक उस टाइम के मीडियम सेगमेंट के हिसाब से एक बढ़िया सी प्रीमियम एसयूवी निकालें, मार्केट में अच्छा नाम करेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। बट हुआ क्या, अच्छा, गाड़ी की स्टाइलिंग और शेप बहुत बढ़िया थी, एकदम रोबस्ट, एक लॉन्डो वाली गाड़ी थी। इसका स्मार्ट लुकिंग केबिन डिज़ाइन था, लेदर अपहोल्स्ट्री एसयूवीज में कभी नहीं आती थी, इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री आई, सारी सीट्स लेदर की थी। और 2 लीटर का डीजल बॉक्सर इंजन इसमें आया जो 120 bhp निकालता। तो गाड़ी में कोई कमी नहीं, गाड़ी एक नंबर थी, वर्ल्ड में भी अच्छे से बिक रही थी। बट प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई शेवरले एज अ ब्रांड जो छोटी गाड़ी बेचता था। इन्होंने गाड़ी लॉन्च की 15 लाख रुपए की उस समय में, गाड़ी एकदम से फ्लॉप। 15 लाख रुपए की एसयूवी उस समय लेने की क्षमता बहुत कम लोग रखते थे। और जिस तरह से शेवरले सुबरो की टाइप में फॉरेस्टर को इंडिया में लेके आए, तो उन्होंने अच्छी वॉल्यूम एक्सपेक्ट की थी, बहुत ज़्यादा R&D बजट गया था, काफ़ी सारी इस पर मेहनत की गई थी, और 15 लाख रुपए होने के चक्कर में गाड़ी हो गई फ्लॉप। प्लस उस टाइम पे महिंद्रा टाटा ही मेन एसयूवीज बनाते थे जो लोगों को पसंद आती थी। तो एक फॉरेन ब्रांड की एसयूवी इस सेगमेंट में लेने के लिए लोगों का थोड़ा ट्रस्ट भी नहीं हुआ। तो उस ट्रस्ट के टूटने के कारण ये गाड़ी नहीं बिकी, एंड बहुत ही जल्दी शेवरले ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे महिंद्रा इन्वेडर। देखी है आपने गाड़ी? कभी रोड पे देखी है? नहीं देखी होगी, बहुत ही कम बिकी है। महिंद्रा इन्वेडर एक ऐसी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ कार है, एक एसयूवी है, जो आज का जो मॉडर्न ज़माने की थार बिकती है, थार महिंद्रा की जो आती है, उसका प्लेटफॉर्म था ये। इन्होंने उसी लाइफस्टाइल फिलॉसफी से, भाई गाड़ी उठाइए, गोवा की बीच पे जाइए, चाहे राजस्थान की सैंड ड्यून्स पे जाइए, चाहे लोनावला के जंगलों में जाइए, कहीं भी जाइए, आपके लिए ये एक आइडल एसयूवी थी। ऑफ रोडिंग के लिए, एडवेंचर के लिए, ट्रिप्स के लिए, इसके लिए उसके लिए। इन्होंने इसे कंपटीशन में किसके डाला? इन्होंने इसे जिप्सी, मारुति सुजुकी जिप्सी के कंपटीशन में डाला, जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मिलिट्री में चलती थी, सरकार में चलती थी, और काफ़ी अच्छा उसका रनअप था, काफ़ी साल से वो बिक रही थी।
उन्होंने जिप्सी के कंपटीशन में डाला। अब इन्होंने एक समझदारी ज़रूर की कि जिप्सी उस टाइम पे सिर्फ एक पेट्रोल की कार आती थी। अब एसयूवी पेट्रोल पे चलाने वाले लोग, मतलब एक बार को लगता था यार लॉन्ग ड्राइव पे पेट्रोल की एसयूवी लेके जाना कोई भी समझदारी नहीं होती थी। तो महिंद्रा ने कहा चलो भाई इन्वेटर निकालते हैं और इसमें डीजल का इंजन डाल देते हैं। 2.5 लीटर का डीजल इंजन डाल दिया, 2.5 लीटर का डीजल इंजन, और प्रोड्यूस करता था 63 bhp, 63 bhp ओनली ऑन 2.5 लीटर। कार वॉज एक्सट्रीमली अंडर पावर्ड, गाड़ी में जान ही नहीं थी। पैडल पे, एक्सेलेटर पैडल पे लोग खड़े हो जाते थे तो गाड़ी नहीं खींचती थी। और जबकि ये गाड़ी लाइफस्टाइल के हिसाब से बनाई गई तो इसमें और पावर होनी चाहिए थी। अरे भाई पहाड़ों पे तो ये गाड़ी ऐसी होती थी कि भाई सीएनजी का ऑटो रिक्शा ज़्यादा अच्छा चलता है। इन्होंने 177 एनएम टॉर्क, 177 एनएम टॉर्क तो दे दिया, बट 63 बीएचपी ने कस्टमर को, क्लाइंट को जो लेना चाहते थे मारुति सुजुकी की गाड़ी से हटके जिप्सी से हटके एक डीजल की एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एसयूवी लेना चाहते थे, उन्होंने गाड़ी की परफॉर्मेंस देख के गाड़ी खरीदना बंद कर दिया। आज की डेट में जो थार का इंजन आता है, आज वो उसमें मेन ट्विक क्या है, थार काफ़ी अच्छी पावर है थार में। तो ये जो रिक्रिएशनल यूज़ के लिए एसयूवी बनाई गई उसमें पावर नहीं थी, तो रिक्रिएशन होगा कैसे? बाकी इसका कोई और यूज़ नहीं था। उसके बाद महिंद्रा बोलेरो का पिकअप आया, वो चल गया क्योंकि वो पिकअप के यूज़ में था, उसमें खूब सारा टॉर्क था, उसमें खूब सारी बीएचपी थी, वो चलता रहा। बट रिक्रिएशन में अगर पावर नहीं देंगे तो भाई रिक्रिएशन ही नहीं होगा ना। तो थार में इन्होंने यही चीज़ अच्छी की और थार हिट हो गई। थार के सामने आज की डेट में जिप्सी वगैरह कुछ नहीं टिकती, जिसे थार लेनी है थार लेनी, थार का टोरा ही अलग है। सो महिंद्रा इन्वेटर गॉट फ्लॉप्ड वेरी सून, एंड काफ़ी देर तक महिंद्रा ग्रुप कोशिश करता रहा कि ये गाड़ी चल जाए, काफ़ी टाइम तक प्रोडक्शन करता रहा, लॉसेस भी खाते रहे बेचारे। उसके बाद भी ये गाड़ी नहीं चली एंड फाइनली उन्होंने कहा भैया इससे अच्छा मैं थार बेच लूँगा, कोई बात नहीं, महिंद्रा इन्वेटर को हटाओ। नेक्स्ट एसयूवी जिसकी हम बात करेंगे दैट इज द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा XL7। अब क्या था भाई, मारुति उस टाइम पे अर्ली 2000s में मारुति तो चैंपियन था, मतलब सारा ही गाड़ियाँ जो आ रही थी, मारुति का मार्केट शेयर वॉज ओवर 80%, मैक्सिमम कार मारुति सुजुकी की थी। तो भाई अब सब खुश हो गए, काफ़ी पार्टियाँ हुई एंड खुशी खुशी उन्होंने कहा चलो भाई अब इतना सब चल रहा है, हम तो कोई भी गाड़ी बेच लेंगे, ठीक है ले आओ भैया सुजुकी ग्रैंड विटारा XL7। और जापान से गाड़ी उठाई और इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी ओवर कॉन्फिडेंस में। यही मारुति को सबसे बड़ी मारुति ने चूक कर दी। उतनी बड़ी एसयूवी मारुति की उस सेगमेंट की इंडियन कस्टमर लेने को तैयार नहीं था। एसयूवी सिर्फ महिंद्रा और टाटा की बड़ी चलती थी, और जनरली उस टाइम पे वैसे एसयूवी ना इतना मतलब मेनली इट वाज यूज्ड फॉर टैक्सी पर्पस, पहाड़ों पे मतलब फैमिली भर भर के जाने के लिए। तो XL7 वाज प्राइस्ड वेरी बैड। XL7 में 2.3 लीटर का ऑल एल्यूमिनियम V6 पेट्रोल इंजन था, 150 bhp तो निकालता था, बट जब V6 150 bhp निकाले पेट्रोल पे तो सर सबकी नानी याद आ जाती है पेट्रोल भरवा भरवा के। तो गाड़ी में एवरेज के, और वो भी एसयूवी, बॉडी वेट इतना ज़्यादा गाड़ी का, गाड़ी की एवरेज इतनी कम थी कि लोग डर गए कि भैया एसयूवी ही मत खरीदो क्योंकि वो तो एवरेज कम देती है। सो दैट वाज अ नोशन दैट केम इनटू इंडिया दैट इफ यू बाय एन एसयूवी गेट रेडी फॉर वेरी वेरी पुअर एवरेजेस, एंड दैट द रीजन बिहाइंड दिस नोशन वाज द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा XL7। गाड़ी में फीचर्स बहुत अच्छे थे। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कार्स टू हैव ABS, EBD एंड एयर बैग्स टुगेदर, एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी पहली बार ही किसी गाड़ी में देखा गया था। बट वो सारी टेक्नोलॉजी बाहर की जो ये यहाँ लेके आए वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का कुछ कुछ पैसा होता है। अब एक गाड़ी जो आपको 4 या 5 की एवरेज दे रही है, एक तो बंदा लेगा नहीं, दूसरा अगर ये फीचर्स डलेंगी उसमें तो उसका प्राइस ऊपर हो जाएगा। तो मतलब महंगी गाड़ी, कम एवरेज, भगवान ही भरोसे, और ये गाड़ी इतनी जल्दी मार्केट से गायब हुई कि जैसे गधे के सिर से सींग। 20 लाख रुपए एक शोरूम की गाड़ी could not survive in the Indian market at all, and Maruti took a very sensible decision and they learned from their mistake and they took it off the market. आज की डेट में विटारा ब्रेजा आती है, बहुत समझदार गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है,
यही गलतियों से मारुति ने सीखा है एसयूवी सेगमेंट में। एंड इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट जिस गाड़ी की हम बात करेंगे, दिस वाज द हुंडई टेराकन। ना हुंडई टेराकन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी है हुंडई के सौजन्य से, और इन्होंने अर्ली 2000 में ये विटारा के कंपटीशन में हुंडई ने कहा यार ऐसा है, मारुति ने निकाल दिए विटारा, तो हम भी टेराकन ले आते हैं, कोरियन है, जापानी से पीछे तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने कहा चल हम भी टेराकन ले आते हैं। उस टाइम पे उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि भैया विटारा भी जान डूबने वाली है, थोड़ा सा वेट कर लो, टेराकन लॉन्च करने का कोई सेंस नहीं बनता। बट नहीं समझ आई, गाड़ी लॉन्च कर दी, विटारा तो डूबी ही डूबी, साथ में टेराकन को भी ले डूबी। बट इसमें हुंडई थोड़ा सा समझदार इसीलिए था, मारुति का इतना अच्छा क्लाइंट बेस होने के बावजूद भी मारुति ने इसी कॉन्फिडेंस में गाड़ी को और 5 साल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करती रही कि भाई ये बिक जाएगी बिक जाएगी बिक जाएगी। बट हुंडई ने ऐसा नहीं किया, हुंडई ने कहा भैया ये नहीं बिकने की। अच्छा, हुंडई ने टेराकन का कभी भी प्रोडक्शन नहीं किया इंडिया में, वो सिर्फ इम्पोर्ट करते थे। वो कहते थे कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी ना, गाड़ी महंगी हो जाएगी, कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन कॉस्ट वेस्ट तो नहीं जाएगी, कल वो गाड़ी नहीं चली। The Hyundai Terracan was also a it was an education for other manufacturers कि भाई जो भी गाड़ी इंपोर्ट करके आप इंडिया में ला रहे हैं, पहले उसका ट्रायल एंड टेस्टल एक डेढ़ साल आप उसको इंपोर्ट करके लाइए, जिसे कि CBU बोलते हैं, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आती है, उस पर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ 178% एंड अबव होती हैं, तो वो महंगी पड़ती है गाड़ी। जब वो गाड़ी इंडिया में सक्सेसफुल हो जाती है, देन दे स्टार्ट असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जिसको कहते हैं CKD, कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट। तो कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट में टैक्सेस बहुत कम हो जाते हैं, 63% उसके पार्ट्स की ड्यूटी लगती है, तो गाड़ी की कॉस्ट कम हो जाती है। तो ज़्यादातर लग्जरी ब्रांड्स ये समझदारी करते हैं, एंड ये समझदारी कैसे करते हैं, उन्होंने हुंडई टेराकन के एग्जाम्पल से सीखा है। हुंडई टेराकन में बहुत अच्छी फीचर्स थी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब बेसिकली आप समझिए ना कि टेराकन वर्सेस फॉरेस्टर एंड वर्सेस विटारा, ये तीनों इंटरनेशनली सक्सेसफुल कार्स इन्होंने इंडियन मार्केट में उतारे सेम फीचर्स के साथ, सेम प्राइस ब्रैकेट में, और तीनों एक साथ ही डूब गई, राइट। बट इन तीनों ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत कुछ सीखा इन गाड़ियों के लॉस से। अच्छा, नेक्स्ट जो हम लास्ट आज की गाड़ी के बारे में बात करेंगे, मेरी हमेशा से फेवरेट गाड़ी रही है, बट अगर हम सेल्स नंबर्स के बिना पे चलते हैं आज, तो टाटा सिएरा इज़ अ कार that is actually a very flop vehicle from the house of Tata. टाटा सिएरा एक ऐसे टाइम पे आई जब ये सारी गाड़ियाँ निरी फेल हो रही थी, इनकी बुरी हालत थी, इनकी प्रोडक्शन लाइनअप रैप अप हो रही थी। टाटा सिएरा उस टाइम पे टाटा ने एक गाड़ी निकाली जिसे एक लग्जरी सेगमेंट में उतारा गया। टाटा सिएरा बचपन में भी मैंने देखा है कि ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। इसमें सबसे पहले जो रियर सीट्स हैं उसके पीछे ऐसे पैरेलल शीशे आए थे, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं। एंड ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया, टाटा का सर्विस सपोर्ट बहुत बढ़िया। द प्रॉब्लम विद दिस कार वाज दैट इट वाज अंडर पावर्ड। ऑल्दो ये गाड़ी ज़्यादा सस्ती भी नहीं थी, फॉरेस्टर और इन सब गाड़ियों के मुकाबले ये सस्ती थी, 2-3 लाख रुपए बचते थे, परंतु उतनी पावर नहीं थी, उतने फीचर्स नहीं थे। टाटा सिएरा सब ने लेना शुरू कर दिया। आगे जाके टाटा सिएरा को डिसकंटिन्यू करके टाटा सफारी लॉन्च की गई, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एसयूवीज इन इंडिया टिल डेट। इतनी बिकी कि भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए टाटा सूमो, टाटा सफारी ने, एंड महिंद्रा कम्पीट ही नहीं कर पाया टाटा की इन गाड़ियों से। बट टाटा सिएरा और टाटा एस्टेट फ्लॉप्ड बिग टाइम, बिकॉज देखिए अब हमें ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी, उस टाइम पे टाटा भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले एक्सपेरिमेंट में हर बंदे को सक्सेस मिल जाती है, बहुत कम चांस होता है, मिल भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो टाटा सिएरा से एक एक्सपेरिमेंट टाटा ने किया, एंड दे लर्नड अ लॉट, एंड द एसयूवीज दैट दे केम अप विद वर ऑल ऑफ देम वर रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो टाटा सिएरा ने थोड़ा सा लॉस खाया, ऑल्दो मेरे को अभी भी बहुत प्यारी लगती है, कहीं पे मिलती है, कहीं पे दिखती है, अगर कभी कभार कहीं दूर दराज में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है गाड़ी देख के। बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, बहुत रोबस्ट लुक था इस गाड़ी का, परंतु अगर सेल्स नंबर के हिसाब से बात करें, दिस वॉज अ फ्लॉप व्हीकल इन इंडिया। सो दीज वर द 5 एसयूवीज जो कि इंडिया में अच्छी होने के बावजूद चल नहीं पाई, दे वर फ्लॉप। इनकी प्रोडक्शन लाइंस बहुत जल्दी रैप अप हो गई, इनकी प्राइसिंग कंट्रोल हो ही नहीं पाया इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट उस टाइम पे इन गाड़ियों के लिए तैयार नहीं थी। नेवरदलेस मैन्युफैक्चरर्स ने सीखा तो अच्छा इनसे,
आप अच्छी गाड़ियाँ निकालते हैं, carlo.in की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए कौन कौन सी बढ़िया एसयूवीज चल रही हैं, टोल फ्री नंबर है वहाँ पे, उसको फ़ोन करिए, हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर फ़ोन उठाएगा, आपसे बात करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करेगा और आपको समझाएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी सूटेड है। मंडे को फिर से मिलूंगा आपसे एक बहुत मज़ेदार टॉपिक के साथ, जिसमें हम और खूब सारी डिस्कशन करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर वीडियो के एंड पे कहता हूँ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। जो नए व्यूअर्स हैं, जो पुराने उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं चाहता हूँ कि आप देखते रहें और बढ़िया मज़ेदार न्यूज़, इंफॉर्मेशन, knowledge about automobile sector on carlo.in, answers at 5, on YouTube channel of Carlo, which is youtube.com/carlo DOTIN, carlo.in। मंडे को फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाँ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखिए, नहीं तो कोरोना इज जस्ट होवरिंग अबव अस। ठीक है, आई विल सी यू ऑन मंडे। नमस्कार।